सब ठीक है? यस सर। गुड। लेकिन होशियार रहना, ये आदमी बहुत चालाक है, भागने की कोशिश करेगा लेकिन भागना नहीं चाहिए। गॉट इट? यस सर। राइट। ये रात और इसका सच मुझे पता। ये जितनी गहन और गहरी है मेरे लिए उतनी ही आखिरी। कहते हैं कि ऊपर वाला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो उसके जीने का अर्थ तय करना उसका काम नहीं। वो तो केवल तय करता है हर मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके संस्कार, उसकी विरासत, उसकी नैतिकता और उसके भीतर संवेदना का बीज, जिस पर समय और अनुभव के तरल छींटे पड़ने से संवेदनशीलता का पौधा पनपता है। कितनी देहों, कितने शरीरों में या कितने देहधारियों में यह संवेदना प्राण बनकर हरियाया करती है, बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। काल का संकेत स्वान दे रहा, सारा जगत सो रहा, मगर उसकी नींद अभी भी उड़ी हुई। वो भौंक भौंक कर सारे सोए हुए को जगाना चाहता है, लेकिन सब जगह तो जैसे मूर्छा छाई हुई है।
के हैरत अंगेज और दुस्साहसी मनुष्य थे, जिनके मस्तिष्क की घड़ी के सेकंड की सुई तक देश में अजय होने और अजय बने रहने की धारणा को लक्षित करके चलते थे। मुझे देर हो गई। पूजा पाठ और देव दर्शन का समय भोर का होता है, लेकिन आज सूरज चढ़ आया है। काम में समय का ध्यान नहीं रहा और मंदिर आने में मुझे देर हो गई। प्रभु जी के भी तो विश्राम का समय हो रहा थोड़ी देर में। पट बंद हो उसके पहले सीढ़ी चढ़ लेता हूं। हे भगवान, देर से आया हूं, पर आपके द्वार ऐसे के लिए खुला है जिसे समय का भान नहीं। क्या कहूं, और पहले आ जाता हर दिन की तरह, लेकिन उस गरीब की सहायता करनी थी मुझे। उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके लिए कुछ संकल्प था मेरा। यदि वो करने से रह जाता तो आपका ये भक्त अपने को बहुत हारा सा महसूस करता। देखो भगवान, इतने रुपयों से उस दुखिया की बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए। प्रणाम तात्या। प्रणाम। हरिया, हरिया धोखेबाज गद्दार, मैं तेरी बेटी के लिए रुपयों की थैली लेकर आया था और तू ही मेरा दुश्मन निकला। हमारे देश का इतिहास जितना वीरों और देशभक्तों से जाना जाता है, उतना ही काल और गद्दारों से भी। चौकन्ना हो जाने वाला एक योद्धा देशभक्त उसी तरह के धोखे का शिकार हुआ जिसके लिए हमारा इतिहास और ऐतिहासिक घटनाएं कलुषित होते रहे। ये जो इतिहास में इस तरह के उदाहरण है, आज होते तो मैं पूछती कि आखिर ऐसा कौन सा लालच तुम्हारे अंदर घर कर गया जो तुमने अपनी निष्ठा को ही दांव पर लगा दिया। मैं पूछती जयचंद से कि आखिर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई थी जो तुमने पृथ्वीराज चौहान के साथ दगा किया। मैं पूछती महाराणा प्रताप को धोखा देने वालों से कि आखिर तुम इतने सस्ते कैसे हो गए जो एक महान देशभक्त की जान के बदले चंद पैसों में खरीद लिए गए। 19वीं सदी में आजादी की लड़ाई चरम पर थी, जो अगली सदी में जाकर अपने परिणाम को प्राप्त हुई और देश का आजादी का सपना साकार हुआ। झांसी की रानी का बलिदान, उनकी शहादत अंग्रेजी हुकूमत की पाशविकता का चरम थी। तात्या तो एक वीर और बहादुर इंसान होने के साथ साथ एक रणनीतिकार भी, जिन्होंने नाना साहब, उनके बड़े भाई राव साहब और रानी लक्ष्मी के साथ पेशवा बाजीराव के सानिध्य में देशभक्ति और संबंधों का पाठ पढ़ा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए बाजीराव पेशवा। सेवक का नाम पांडुरंग जावले का गया। मेरे साथ मेरा पुत्र तात्या, ये मेरा पुत्र। मुझे ईश्वर का वरदान है पेशवा साहब, जो विवाह के वर्षों बाद जन्मे, अन्यथा मैं जीवन भर संतान ही रह जाता। मैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। पूजा पाठ करके मिलने वाली दान दक्षिणा से अपना
तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे हो कि कभी कोई कार्य हो तो निसंकोच करिएगा, मुझे आपकी सेवा करके प्रसन्नता होगी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है पांडुरंग। मैंने अपने सेवकों से तुम्हारे बारे में सब पता करवा लिया। ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि पूजा पाठ अनुष्ठान आदि से तुम्हारा जीवन यापन ठीक तरह से नहीं, फिर तुम्हें अपना परिवार भी चलाना, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी सेवा में ले रहा हूँ। तुम मेरी सीमा में रहकर मेरे लिए कार्य करो और कहीं भी कुछ असंगत या नीति विरुद्ध होता तुम्हें दिखाई दे तो उसे मेरे संज्ञान में लाओ। आपकी बड़ी कृपा है पेशवा। आज से मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ। मेरे साथ मेरा पुत्र भी आपकी सेवा में समर्पित है। ये मेरा पुत्र तात्या बहुत होनहार और साहसी है, थोड़ा नटखट और शरारती हो गया है अपने साथियों से, लेकिन भरोसा कीजिएगा ये मेरे काये से बाहर नहीं है। इसे भी आपके संस्कार और अनुशासन से बांधा जा सकेगा तो बड़ी कृपा हो। तात्या को देखकर लगता तो नहीं कि ये नटखट या शरारती है। जो तात्या बालक सीधा है, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रहा है। पांडुरंग, मैं देख रहा हूं कि तात्या में अपने आवेगों को नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता है। इसका नटखट या शरारती होना संस्कार प्राप्त होने से जैसे जैसे ये बड़ा होगा सद्गुणों में परिवर्तित हो जाएगी। तुम इसे अपने साथ ही रखा करो। आगे चलकर तुम्हारी कर्तव्यपरायणता और हमारे पुरुषार्थ से इसकी दिशा निश्चित होगी। जो आज्ञा पेशवा, आप ठीक कह रहे हैं। आपके आदेशानुसार मैं इसे मार्गदर्शन और सही राह दिखाने की सदैव अपने साथ रख और आपके दर्शन भी तात्या कभी कभी प्राप्त करके धनी हो जाया करें। और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि इसके बचपन की सहजता बनी रहे, बची रहे और इसकी बढ़ोतरी हम सबको गौरवान्वित करें। चलिए चल के स्वल्पाहार ग्रहण करें। अवश्य। तात्या छुपन से ही अपने आप में मस्त रहने वाले और सोच के गंभीर बालक थे। एक बार अपने साथियों के साथ गांव का मेला देखने के लिए गए। सभी साथियों ने अपने पास के पैसे से खेल देखा, खाने पीने की चीजें खरीदी और खिलौने लिए, लेकिन तात्या ने खरीदी शिवाजी की मूर्ति जो उन्हें बहुत ही आकर्षित कर रही थी। और फिर घर जाके अपने माता पिता को दिखाया और पूछा, माँ, ये कौन राजा है? तात्या, तू इनको कैसे जानेगा? ये शिवाजी महाराज की मूर्ति ले आया है। ये और खिलौनों की तरह कोई खिलौना नहीं है। मूर्ति बनाने वाले ने एक वीर योद्धा को बनाया है। ये एक वीर राजा थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। अब बता, तू क्या करेगा इनका? क्या खेलेगा? क्या करेगा? हाँ, मैं इनको सबसे अच्छी जगह रखूंगा और इनकी पूजा भी करूंगा। अगर जरूरत लगी तो मैं इनके जैसा भी बनूंगा। हाँ, मेरा तात्या। तात्या अक्सर महाराज शिवाजी की तस्वीर के आगे बैठ जाया करते थे। दिन भर की शरारत के बाद जब अपने आप में होते थे तो उनकी एकाग्रता उनके माता पिता को भी चकित करती थी। तात्या तस्वीर के आगे बैठे रहते और फिर धीरे से उठाकर उसे अपनी गोद में रख लेते थे, निहारा करते थे, मुस्कुराया करते थे और फिर वापस अपने पास रख लेते थे।
सिखाऊंगा। कुछ भी तो नहीं हुआ तात्या, किसी ने मुझे तंग नहीं किया, तू मेरी चिंता मत कर। माँ मुझे सच बता, किसने तुम्हें तंग किया? अरे बुद्धू, मेरा सिर दुख रहा है बड़ी जोर से, दवा भी काम नहीं कर रही है, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। चल तू अब मेरे सर को सबक सिखा। हाँ माँ, सर को सबक सिखाऊंगा, साड़ी कसकर बांधूंगा। इस तरह सारी बातों और विरोधी हवाओं से बेखबर एक महान देशभक्त का बचपन अपने ही तरह के जीवन का निर्माण करते हुए आगे बढ़ रहा है। देश में शांति का वातावरण न सैकड़ों और कुछ हजार संख्या में फैले गोरों ने लाखों करोड़ों भारतवासियों का जीना मुहाल कर रखा था। पूरे स्वाभिमान और कीना तान कर चलने वाले हर भारतीय दुश्मन, उनको किसानों, मजदूरों और अपनी रक्षा के लिए बाजीराव पेशवा अनेक तरह की चुनौतियों से जूझ रहे थे। आए दिन युद्ध, अंग्रेजों के अपेक्षा कम सक्षम और कम अनुभवी सेना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव। एक दिन वह भी आया जब बाजीराव पेशवा को लगा कि अब पुणे में रहना एक दिन भी ठीक नहीं। तब उन्होंने पूना छोड़कर कानपुर के निकट बिठूर पर रहने का फैसला किया। बाजीराव पेशवा के बिठूर जाने से बहुत से लोगों का साथ छूट गया। उनकी सत्ता से जुड़े लोग और उनके परिवार बिठूर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उनके साथी सैनिक जो उनके हमदर्द तो थे, लेकिन वह भी हजारों मील बिठूर में जाने से हिचकिचा रहे थे। ऐसे में वे लोग भी थे जिन्होंने बाजीराव के लिए जी जान समर्पित कर रखी थी, अपने आप को बाजीराव के लिए समर्पित कर रखा था। जाहिर है पांडुरंग और उनका परिवार, जिनको बाजीराव स्वयं भी ना रोक पाए। पांडुरंग अपनी पत्नी और बेटे तात्या के साथ चल दिए बिठूर के लिए। बिठूर में रहने अपनी इस माजी बाजीराव को कोई अपनी संतान न थी। उन्होंने नाना साहब को गोद लेकर उन्हें अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। यह एक नए समीकरण का संकेत था, जिसमें आगे चलकर पांडुरंग और तात्या की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली थी। पता नहीं समय अपने साथ कितनी तरह के और रंग दिखलाएगा। हम समझ नहीं पा रहे कि हम भारतीयों में कमी कहां रह जाती। क्या हम देर से जाते? क्या हमारी रणनीति वास्तव में रणनीति नहीं? क्या हमारे प्रतिरोध में धार नहीं है? सारे हथियार खोखरे साबित हो रहे हैं।
हमारे औजारों में जंग लगता जा रहा और हम में भी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं पेशवा जी? जब जब हमें हताशा हाथ लगी है, हमने उसका कारण जरूर खोजना चाहा है। हमारे योद्धा कभी हारने के लिए नहीं लड़े हैं। ये सच्चाई है कि आज हमारे पास जनबल की कमी और बहुत सारे कमजोर लोग अराजकताओं का शिकार होकर साथ आने का अपना फैसला बदल लेते। पांडुरंग ठीक कहता है पेशवा साहब। जो परेशानियों में, जो कमजोर, जो गरीब में लड़ने से डरते, कायरता कोई जानबूझकर नहीं होती। परिस्थिति आदमी को विवश कर दिया करती। पूना से बिठूर की यात्रा हमारे लिए आसान नहीं। अपनी प्रजा को बहुत मुसीबतों में छोड़कर आना पड़ा है हमें। नमक का फर्ज अदा करना, कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शित करने, और हमें चाहने वाले सैकड़ों हजारों लोग हमारे पीछे थे, लेकिन हमने सबको लौट जाने के लिए कहा, क्योंकि इस नई जगह बिठूर में आकर सबकी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस अंग्रेज षड्यंत्रकारी दमन चक्र के बीच। पेशवा जी, आप दुखी मत होइए, कोई अफसोस ना कीजिए। आप प्रजा पालक रहे हैं, एक पिता की तरह आपने अपनी प्रजा की रक्षा की है। आप चिंता मत कीजिए, देखते ही देखते नई पीढ़ी तैयार हो जाएगी। तात्या, आपका सेवक बड़ा हो रहा है, बॉबी से कितना साहसी और निडर है। उसके साथ नाना साहब है, राव साहब है, मनु है। सबकी दोस्ती और साथ खेले जाने वाले खेलों को देखकर लगता है कि आने वाले समय में बागडोर संभालेंगे और हमारे अधूरे सपने को पूरा करेंगे। हमें भी यही उम्मीद। चलिए चल के युद्धाभ्यास करें। अवश्य। हम बाजीराव पेशवा के बहादुर हथियार हैं। ऐसे हथियार कि जो चले तो सीधे दुश्मनों के सीने भेद दिया करते हैं। भारत फिरंगियों के लिए कोई चारागाह नहीं है। वे व्यापारियों की तरह आए थे और दमन करने लगे हैं। हम उनके हर एक दमन का मुकाबला करेंगे। हम उनके मुकाबले का हर एक मुकाबला करेंगे। देश के दुश्मनों का सामना करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए मेरी तलवार हमेशा धारदार रहेगी, चमकती रहेगी, ऐसे काटेगी कि धड़ को पता ही नहीं चलेगा कि सर कहाँ चला गया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्या गजब का हौसला है हमारे साथियों में। युद्ध का अभ्यास सभी का आत्मविश्वास भी बढ़ाता जा रहा है। वार करना और वार बचाना दोनों ही कला के अपने मायने हैं। जो दक्षता वार करने में आना चाहिए, वही दक्षता अपने ऊपर हुए वार को बचाने में दिखानी होगी। तात्या, तुम हमें वही बात बताते हो जिसमें तुम बला के माहिर हो। इतनी सारी दक्षताएं तुमने कहां से हासिल की? हम देख रहे हैं कि हमारा प्रशिक्षण तो भी चल रहा है, लेकिन तुम बातों को बहुत ही जल्दी समझ जाते हो और ठीक वैसा ही करके भी दिखाते हो। हाँ चाचा, ये बातें हमने भी देखी। तुम सिखाए जाने वाली सभी बातों को ऐसे ग्रहण करते हो जैसे कोई जग भर के गले का रस देखते देखते पी जाता हो।
भारत माता की जय! 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 कल प्रातः 11 बजे बाजीराव पेशवा के दरबार में युद्ध कला में निपुण हो रहे युवाओं के हौसले का प्रदर्शन होगा। सुनो 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 सुनो। इस मौके पर पेशवा साहब ने सभी शहर वासियों को बुलावा दिया है। सुनो 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 सुनो। अपेक्षा की जाती है कि सभी शहरवासी रोमांचक मुकाबलेबाजी को देखने आएंगे और वीर साहसी युवाओं का मनोबल बढ़ाएंगे। सुनो 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 सुनो। मुकाबला शुरू किया जाए। वाह, बहुत अच्छे। बहुत छबीली बात, बहुत अच्छा लग रही है। क्या आप में से कोई है जो अकेले मनु, राव और नाना से एक साथ मुकाबला कर सके? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। आप लोग को चिंता किस बात की? क्यों इस लड़ाई को देखने से पहले कुछ लोग अपने माथे का पसीना पोंछ रहे हैं? क्या ये कायरो का मैदान है? देखते जाइए कि क्या होने जा रहा है। अगर भय और खतरे से इस लड़ाई को देखते वक्त आपका दिल आपके शरीर से बाहर निकलने लगे, उसे काम करें। लेकिन मुकाबला निर्भय होकर देखिए और जीवन में खुद भी निर्भय बनिए। भारत माता की जय!
सिद्धांत बना रखे थे। इससे ना केवल उनका रास्ता साफ होता जा रहा था, बल्कि सफलता भी मिलती जा रही थी। ओछे सिद्धांत नहीं, फूट डालो, शासन करो। इस काम में वे बड़े माहिर थे। आपस में हिंदुस्तानी को लड़ाकर, झगड़ा कराकर उनको एक दूसरे का शत्रु बनाया और फिर कमजोर होने पर उन पर बल और दमन पूर्वक शासन किया। राजा, महाराजा, नाकेदार, किलेदार सेनापति और यहाँ तक कि निष्ठावान सैनिकों की भी विश्वसनीयता और नमक को इन्होंने दांव पर लगा दिया था, जिससे भारत की एकता और अखंडता कमजोर होती गई। चंद पैसों और ओहदों के लालच में बहुत से भरोसेमंद साथियों का स्वाभिमान डिग गया। देशभक्तों की जमात में छुपे ऐसे लोगों ने कई लोगों की जान माल का नुकसान तो कराया ही, साथ ही उन भारतीय वीर देशभक्तों की पीठ में भी छुरा भौंका जो भारत की अस्मिता के लिए अपना शीश कटने और अपनी जान न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटते थे। इधर तात्या टोपे के युद्ध कौशल ने राव साहब, नाना साहब और मनु को संग्राम का पाठ पढ़ाया, लड़ाई में नेतृत्व की शिक्षा दी, युद्ध में जूझने और जीतने का साहस दिया। और इसी बीच एक दिन वो भी आए जब मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में निपुण किशोरी उम्र की मनु विवाह पश्चात गंगाधर राव के साथ झांसी में रहने लगे। झांसी की रानी जिन्हें लक्ष्मीबाई कहा गया। मनु की विदाई का दृश्य याद आ रहा है। हाँ, ऐसी दृढ़ और साहसी लड़की मजाल की एक बार उसे आहत कर सके, मर्दों में मर्द की तरह ऐसी तलवार चलाना सीख गई जैसे आसमान में चमकती गड़गड़ाती बिजली। सपने लेकर गई थी, पत्नी धर्म निभाना था, मगर फिरंगियों ने जहां एक और झांसी के राजा को मजबूर किया और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि वह समय के शिकार हो। मनु की भूमिका बदल गई इस सुरक्षा में कि कहीं झांसी की बागडोर फिरंगियों के हाथ में ना चली जाए। उसने एक पुत्र गोद दिया, लेकिन दमनकारियों ने तो जैसे हर राह को कांटों से भर दिया। महाराजा बाजीराव हम सबको कितने भरोसे और विश्वास के साथ हर तरह की शिक्षा उपलब्ध कराए। वे मातृभूमि पर आने वाले खतरे को भांप गए, इसलिए उन्होंने मनु, राव साहब, नाना और मुझे, हम चारों को चारों दिशाओं के भरोसे की तरह पाला, पोसा और बड़ा किया और वो ताकत प्रदान की कि दो दिशाएं उठे तो दो दिशाएं घेर ले।
चारों के सिर से जैसे पिता का साया उठ गया। हमारा बर्दाश्त चला गया। दत्तक पुत्र नाना ने बहुत कोशिशें की कि अंग्रेज फिरंगी उनके पुत्र होने की वैधता को स्वीकार करें, लेकिन वही अंग्रेज उनके विरोधी हो गए, जिनके साथ बाजीराव साहब के जीते नाना साहब विलासिता के अनेक उत्सव में मेरे मना करने के बाद हिस्सा बन जाया करते थे। ठीक है, उन्हें अंदर लेकर आओ। कहो, क्या बात है? हुकूमत की चिट्ठी है नाना साहब। आपके हाथ में देने को कहा है। ठीक है, इसे हमारे सिपाही को दे। यह संदेश अंग्रेजी सरकार की ओर से नाना साहब के लिए आया है। अंग्रेजी सरकार ने हमेशा ही भारत के राजाओं और हुक्मरानों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। अंग्रेजी सभ्यता में सबके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। सरकार ने बाजीराव पेशवा को भी पूरा मान दिया है। पूना से बिठूर तक उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा है। अंग्रेजी सरकार का यह सिद्धांत है कि वो पुत्र को छोड़कर उत्तराधिकारी के लिए किसी और को मान्य नहीं करती है, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता। नाना साहब, आप उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप इसके पात्र भी नहीं। बाजीराव पेशवा के पुत्र होने के जो साक्ष्य आपने प्रस्तुत किए थे, उससे अंग्रेजी हुकूमत वैध नहीं मानती। ये अंग्रेजों का कैसा फैसला है? जब तक बाजीराव पेशवा जीवित थे तो इनके क्या रूप थे और आज इनके क्या रूप हैं? ये गोरी चमड़ी वाले भूरे लोग कैसी बातें करने लगे? हमारा ही धन लूट कर मालिक बन बैठे हैं। हमारे ही लोगों को डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर, लालच और प्रलोभन देकर कहीं का नहीं छोड़ा। कल तक अपनी महफिलों में हमें दावतें देकर बुलाया करते और आज इनका ये रवैया। नाना साहब, मैं पहले ना कहता था, ये परजीवी किसी काम के नहीं है। इनकी हंसी, इनकी चापलूसी और इनकी नकली बातों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में रंग कर भ्रष्ट करने के लिए तो आए हैं। जिस तरह से इन्होंने हमारे देश को लूट कर कंगाल कर दिया है और खुद मालामाल होकर बैठे हैं, उसे देखकर लगता है एक बार जी जान लगा के बड़ा जनबल इकट्ठा करूं और इन फिरंगियों की दुम मरोड़कर इनको इनकी सीमाओं में फेंकाऊं। मुझे तो हमेशा से इनकी सोबत बुरी लगती रही है नाना साहब। आपको भले ही इनकी महफिल, राग रंग, आनंद दिया करता हूं, लेकिन मुझे इनकी विलासिता का कोई आकर्षण नहीं रहा। मैं ठहरा गरीब आदमी, जिसके पिता ने पंडिताई करके पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन संस्कारों से डिगने नहीं दिया। ऐसे पिता के माथे को मैं कैसे कलंकित कर सकता हूँ? मुझे तो आज भी देशभक्तों का साथ चाहिए। मैं इन गोरी सरकारों और नाको चने चलवा दूंगा। अभी इन अंग्रेज आताताइयों को हिंदुस्तानी आदमी की जान सस्ती लग रही है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तानी आदमी अपनी पर आ गया और गोरों के सिर कलम करने शुरू कर दिए, उस दिन हुकूमत को पता चल जाएगा कि जान कैसे प्यारी होती है। तात्या, आज बहुत दिनों बाद शेर की दहाड़ सुन रहा हूं। सच,
भारत माता को तुम्हारे ही जैसे शेरों की जरूरत है। तुम अपना जनबल और बढ़ाओ, अपने संगठन को और मजबूत करो, उन्हें युद्ध के हर आयाम में हस्तसिद्ध करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर इन अंग्रेजों को ठिकाने लगाएंगे। आपको इस तरह अपमानित करने वाले गोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अंग्रेजों की चिट्ठी ने जिनकी जात बताने का काम किया है, अंग्रेजों ने बता दिया कि ना ही वो किसी भरोसे के हैं और ना किसी काम के। जब तक बाजीराव पेशवा जी भले ही उनने छल कपट से, कूटनीति से हमें बिठूर आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वे सब के सब उनकी निगाह को डरते थे, क्योंकि वो जानते थे बाजीराव पेशवा को बांध कर नहीं रखा जा सकता। तात्या मुझे हमेशा नसीहत दिया करता था, इन अंग्रेजों की बात बात पर किए जाने वाले रात के जलसों में न जाया करो, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। शायद मेरी ही आंखों में पर्दा पड़ा, मैं इन अंग्रेजों की करतूत को समझ नहीं पाया। इनके बदले हुए रूप से साफ पता चलता है कि इनकी नियत में शुरू से ही खोट था। जो राग रंग अंग्रेजों के साथ मुझे प्रीतिकर लगते थे, आज उसी का परिणाम है कि राष्ट्र की अस्मिता की इस लड़ाई में मैं अपने आप को कमजोर और असहज महसूस कर रहा हूं। तात्या, मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी? क्या हो गया था मुझे? नाना साहब ने तात्या को इस बात की खबर नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपने भरोसेमंद व्यक्ति को अपने पक्ष में बात करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा। यह भरोसेमंद व्यक्ति नाना साहब के लिए हर एक दरवाजे पर गया, उसके हाथ लगी तो केवल विफलता। अपने
देख रहे हैं ना किस तरह निर्मम सत्ता की चाल चल रही है हमारे देश पर। जिस मातृभूमि पर आकर नमक मिला उन्हीं के साथ नमक हरामी को मालिकों को दास बनाया और दास को भिखारी। राजा महाराजा और नवाबों को अपमानित करने वाली अंग्रेजी सरकार ने वाजिद अली शाह और मोहम्मद शाह जफर को भी नहीं बख्शा। अंग्रेजी तानाशाहों ने जिस तरह नाना साहब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी नहीं माना, उसी तरह गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को भी पुत्र नहीं माना और झांसी की रानी को राज्य और अपनी अस्मिता के खातिर जान की बाजी लगाकर युद्ध करने के लिए विवश कर दिया। अपना कितना बड़ा नुकसान करा रहे हैं। उन्हीं अंग्रेजों ने नाना साहब को बाजीराव पेशवा का पुत्र मानने से इनकार कर दिया। एक सुबह जब नाना साहब ने आकर मुझसे बात कही थी, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तुम मुझे हमेशा कहा करते थे कि इन अंग्रेजों की बात बात पर किए जाने वाले जलसे पर मैं न जाया करूं, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। इन अंग्रेजों ने दिखा दिया कि ये किसी के नहीं, ये तो जैसे बाजीराव पेशवा की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाजीराव साहब की सरपरस्ती हम सबके ऊपर से उठ जाना बहुत बड़ा वज्रपात है। सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से हम कमजोर निहत्ते होते जा रहे हैं, उससे एक दिन हम हार जाएंगे या किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे। जरूर कुछ करना होगा, अन्यथा इस पतन के लिए हमें समय माफ नहीं करेगा। तुम ठीक कहते हो तात्या, काश तुम्हारी बात मैंने पहले मानी हो। तुम्हारे जैसा निष्ठावान व्यक्ति, नैतिक मूल्यों में बंधा हुआ व्यक्ति हमारी पूरी सत्ता में, हमारी पूरी जनता में देखने को नहीं मिलेगा। हम में से बहुत से लोग अपनी अपनी कमियों के चलते, अपनी अपनी खामियों की वजह से कहीं ना कहीं किसी दिन गुमनामी में खो जाएंगे। लेकिन मेरा दोस्त, मेरा तात्या, ये देश हमेशा तुम्हें याद रखेगा। तात्या, हम अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। एक बड़ी रणनीति बनाते हैं। मनु भी हमारे साथ हो और तुम होगे हमारे सेनापति। तुम्हारे नेतृत्व में हम देशभक्त वीरता का नया इतिहास लिखेंगे। भारत माता
देशभक्त साथियों, मैं क्रोध में हूं। मुझे अपने आप पर नियंत्रण रख पाना कठिन हो रहा है। जिस दिन से मुझे मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का समाचार मिला है, एक और कहना भी कठिन हो गया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के अधिकारी को गोली से उड़ा दिया था। वे सच्चे भारतीय थे। यदि वे जिंदा रह जाते तो आज हम अंग्रेजों को धूल में मिला देते, लेकिन इन फिरंगियों ने बिना देर किए इस बहादुर शेर को फांसी पर चढ़ा दिया। मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाना अब की बार अंग्रेजों को महंगा पड़ गया है। परिणाम यह कि जगह जगह हिंदुस्तानी मौकापाती अंग्रेजों को गोली मारने लगे हैं। यह क्रांति आगे बढ़ने के लिए है, इसे भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नाना साहब, अब कानपुर का शासन आपके हवाले। इसे हमने अपनी मेहनत और वीरता से हासिल किया है। अब आप इसे संभालिए, मैं आगे जाता हूं। तात्यावीर, सच ये कमाल हमने कर दिखाया। भरोसा नहीं होता है, लेकिन हमने करके दिखाया। तुमने आज साबित कर दिया कि भारत माँ का सच्चा सपूत क्या होता है। आज मेरा मन तुम्हारी जय करने को कर रहा है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
दे सका, अपना मलाल भी कहूंगा। हम फिर से एकजुट होकर अंग्रेजों से अपनी जगह हासिल कर लेंगे। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक लड़ाई फिर छिड़ी। लग रहा था कुछ ना कुछ बुरा, कुछ बड़ा, कुछ अनिष्ट जरूर होगा। तात्या और लक्ष्मीबाई की सेना एक बार फिर अंग्रेजी सैनिकों के सामने थी। इसमें पड़ला अंग्रेजों का भाई था, जो शक्ति संपन्न तो थे, भेदियों का भी उन्हें पूरा सहयोग था। युद्ध में लक्ष्मीबाई की सेना भारी संख्या में मारी गई। भयानक खतरा देख लक्ष्मीबाई एक दूसरे घोड़े पर बैठकर भागी, जो ऊपर खाबड़ में अपना संतुलन न बना सका और पीछे आ रहे सैनिकों के भय से गिर गया, घायल हो गया। यह एक अच्छा अवसर था अंग्रेजी सैनिकों के पास लक्ष्मीबाई को बंदी बनाने का। उन्होंने लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की गोली से इस वीरांगना की शहादत हुई। सबका सब जैसे मेरी आंखों के सामने से दोहराया जा रहा। हमारी मनु, हमारी बच्ची देखते ही देखते काल के गाल में समा गई। उसकी हर पुकार पे मैं दौड़ा जाया करता था। मेरे होने से उसे बल मिलता था, उसके होने से मुझे गर्व होता था। मेरी बेटी की तरह थी, अपनी अस्मिता के लिए लड़ी और चली गई। मैं बहन के शोक से उबरने का हर प्रयत्न हार जाता हूँ। झांसी की रानी की शहादत इतिहास बन गई है, इतिहास में दर्ज हो गई है। मनु का जीवन सबके लिए प्रेरणा बनेगा। आने वाली पीढ़ी इस वीरांगना देशभक्त को याद रखेगी। तात्या, हम एक कोशिश फिर करते हैं। सुना है सरकारी का राजा देशभक्तों का मददगार है, उसके पास चलते हैं। उसकी सेना उसकी शक्ति से मिलकर एक बड़ी शक्ति बनाते हैं। सुनो भाव, हमने बहुत संघर्ष किया, इतने भीतर घाती देखे हैं कि अब किसी पर भरोसा नहीं होता। इस सब से कुछ नहीं होगा। हमने बहुत प्रयास किया है। जिस तरह से अंग्रेज सिपाही और शासन मेरे पीछे पड़ी है, साम दाम दंड और भेद अपनाकर एक दिन मुझे पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। मुझे तो चिंता तुम लोगों की है कि तुम्हारा क्या होगा। हमारा क्या होगा तात्या? तुम्हारे साथ जिए हैं, तुम्हारे साथ मर भी जाएंगे। हमें कहाँ मौत का डर? डर से तो लोभी और लालची हैं। हमें तुम्हारी संघर्ष के आगे कोई लालच नहीं तात्या। वाह, बड़ी महंगी बात की है। मैं तो इसका मोल भी नहीं चुका सकता। एक तरफ बेटा कहता है कि पिताजी तात्या को पकड़वा दो, उसके छिपे होने का ठिकाना बतला दो, अंग्रेज सरकार हमको मालामाल कर देगी। ऐसे समय में तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे भरोसे के साथ हूँ। आपसी सद्भाव विश्वास की एक ऐसी मिसाल। ये चार संगीत तात्या के साथ भूखा रहने से लेकर जीने मरने तक को तैयार। जिस चरखारी के राजा की बात भाव कर रहा था, वह राजा स्वयं तात्या का पता बताने के लिए अंग्रेजों को तैयार हो गया। और ऐसे ही एक धोखेबाज बिके हुए आदमी ने आखिरकार तात्या को अंग्रेजों के गिरफ्त में लाया। तात्या जैसा वीर जो हर आदमी की मदद के लिए चौकन्ना होकर सोया करता, सिर्फ एक आहट से जाग जाया करता, एक लोभी और कृतज्ञ मनुष्य की विकृति का शिकार हो गया।
कटघरे में खड़ा व्यक्ति हिंदुस्तानी आदमी टाटा टॉप पर आने का इल्जाम है। यह आदमी कानून और व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके समाज में रहने से भय व्याप्त रहता है। इसने अनेक अंग्रेज अफसरों और सैनिकों को मारा है, अनेक औरतों और बच्चों को अनाथ किया है। ये किसी पर भी आक्रमण कर देता है, किसी की भी जान ले लेता है। इसे इतनी सारी हथकड़ियों और जंजीरों से इसलिए जकड़ा है क्योंकि यह खतरनाक है। इसे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुना शांति कायम की जाए। लॉर्ड डॉक्टर टोपे, तुमको अपने बचाव में कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना है तो फिर सजा सुनाई जाएगी। कुछ नहीं कहना है तो सजा सुनाई जाएगी। और अगर कुछ कहूंगा तो क्या सजा माफ कर दोगे? अरे कायरों की जमात, मैं देख रहा हूं तुम सब के सब एक सुनियोजित दमनकारी व्यवस्था का हिस्सा। जो आरोप इस आदमी ने मुझ पर लगाए हैं वो दरअसल एक अंग्रेज सिपाही से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी और तुम जैसे जजों पर सही साबित होते हैं। जिस तरह तुम हिंदुस्तानियों को मार रहे हो, अपने रास्ते से हटा रहे हो, वो बहुत बड़ा गुनाह है। सजा तो तुम सबको मिलनी चाहिए, तुम्हारी पूरी कौम को मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने भारत देश जैसी भूमि को वीरों से खाली कर देने का बड़ा अपराध किया है। सच्चाई तो यह है कि तुमने निरीह और निहत्तों और बच्चों को अनाथ किया। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। टाटा टोपे के गोली की तलवार या बंदूक की गोली से कम नहीं। टाटा टोपे, पांडुरंग राव, तुम अपने गुनाह में को साबित नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें सजा सुनाई जाती है। टाटा टोपे के फांसी पर चढ़ा दिया जाए और तब तक लटका रहने दिया जाए जब तक टाटा टोपे के प्राण न चले जाए। That's over. इस तरह भारत के वीर सपूत तात्या टोपे व पांडुरंग राव को 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों और उनके प्रतिनिधियों ने फांसी पर चढ़ा दिया। कहा जाता है कि अपने अंत समय में तात्या बिल्कुल निर्भीक थे, निडर थे